बहुत बच्चे आज भी क्वेश्चन सॉल्व करते समय अटक जाते हैं। उसका एक ही रीजन है कि आपको इक्विवेलेंट का मतलब नहीं पता होता। तो याद रखना, यहाँ पे लिख देता हूं मैं इक्विवेलेंट। मैं सिंपल इसमें बताऊंगा, ज्यादा यहाँ पे टाइम नहीं वेस्ट करूंगा आपका। इक्विवेलेंट का मतलब होता है रिएक्शन में जो चीज इक्वल रिएक्ट होती है। क्या बताया मैंने, बताओ जल्दी। केमिकल रिएक्शन में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो चीज इक्वली रिएक्ट करती है उसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट। फॉर एग्जांपल HCl, तो थोड़ी इसको थोड़ा सा दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं जो कि बहुत फेमस है। H2SO4 plus NaOH gives Na2SO4 प्लस H2O। थोड़ा बैलेंस कर दो रे सर, इधर 2 सोडियम है, इधर 2 सोडियम कर दो, 2 सोडियम है, ठीक है। उसके बाद आप हाइड्रोजन को बैलेंस कर लो। हाइड्रोजन इधर कितने, 2 और 2 4 है, इधर 2 है, तो इसको बैलेंस कर दो। देखो रिएक्शन बैलेंस हो गया आपकी। तो ये बैलेंसिंग वाली चीज आपको आनी चाहिए। अब इंपॉर्टेंट चीज समझो, क्योंकि इसको बैलेंस करना कोई डिफिकल्ट चीज नहीं थी। अब देखो इस रिएक्शन के अंदर मोल्स, देखो मोल्स, मैं मोल्स की बात कर रहा हूं सर। इसका 1 मोल इसके 2 मोल के साथ रिएक्ट करेगा तो इसका 1 मोल बनेगा और इसके बनेंगे 2 मोल। ये बात सबको समझ में आई कि सर इसका 1 मोल इसके 2 मोल के साथ जब रिएक्ट करेगा तब इसका 1 और इसका 2 मोल बनेगा। लेकिन याद रखना, मतलब मोल्स कभी भी, यहाँ पे मोल्स इक्वल रिएक्ट नहीं कर रहे, ठीक है ना। इस केस में मोल थोड़ी ना इक्वल रिएक्ट कर रहे। लेकिन आप अच्छे से देखो, ये कितने H+ डोनेट करेगा, ये 2 H+ देगा। ये कितने H+ देगा, ये आपका एक, देखो सुनो अच्छे से, टोटल कितने है बोलो। टोटल तो यहाँ पे 2 है, ठीक है ना। टोटल तो 2 है, H- है। वाटर कितना बनेगा, 2H2। तो याद रखना, दो, देखो इनके मोल इक्वल रिएक्ट नहीं कर रहे, याद रखना अच्छे से। लेकिन इनके जो H+ और OH- है, इनके जो H+ और OH- है, इस एसिड के H+ और इस बेस के OH- जो इक्वल रिएक्ट करते हैं। समझ में आया। और जो स्पेसीज इक्वल रिएक्ट करेंगे उसी को हम बोला जाता है इक्विवेलेंट। बोलो क्लियर है सबको। अब देखो इक्विवेलेंट निकालते कैसे, तो बहुत अच्छे से देखना, मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, देखो बहुत अच्छे से देखो। मान लो हमें H2SO4 का, मैं वापस से बता रहा हूं, जो स्पेसीज इक्वल रिएक्ट करेंगी उसी के थ्रू हम क्या बनाएंगे, इक्विवेलेंट बनाएंगे। तो मुझे बताओ, इसके लिए इक्विवेलेंट निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होता है आपका नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन फैक्टर। नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन फैक्टर। अब एन फैक्टर कैलकुलेट करना तो सबको आता है। तो बोलो नंबर ऑफ मोल्स कितने H2SO4 के, H2SO4 के नंबर ऑफ मोल्स कितने रिएक्शन में, तो आप बोलोगे 1 इंटू एन फैक्टर कितना है H2SO4 का, 2, क्योंकि ये 2 H+ डोनेट करेगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, बताओ जल्दी। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितने आ गए H2SO4 के लिए, 2। समझ में आया सबको, बोलो जल्दी। कि सर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। H2SO4 का 1 ही मोल है, एन फैक्टर कितना है, 2 है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आपके आ जाएंगे 2। अब NaOH के लिए बताओ, NaOH के लिए बताओ एन फैक्टर कितना है, बताओ। एन फैक्टर फॉर NaOH, एन फैक्टर फॉर NaOH बताओ जल्दी। आप सबको पता होगा NaOH का जो एन फैक्टर होता है वो कितना होता है, बताओ, 1 होता है, ठीक है ना। तो याद रखना अभी अच्छे से। तो सर एन फैक्टर तो 1 है, सुनो नंबर ऑफ मोल्स कितने, 2, तो 2 इज नंबर ऑफ मोल्स, एन फैक्टर आपका 1 है, तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा, 2। समझ में आया सबको। इसका भी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट 2, इसके भी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट 2। तो अब मैं रिजल्ट बता रहा हूं, सुनो अच्छे से, बहुत अच्छे से ध्यान देना। मैंने बताया था नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल रिएक्ट करेंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल रिएक्ट करेगा। तो याद रखना इसके इक्विवेलेंट 2 है, तो इसके भी कितने, 2। मतलब मैं लिख सकता हूं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ दिस रिएक्शन में इक्विवेलेंट जो होता है ना वो इक्वल रिएक्ट करता है। समझ में आया। मोल्स इक्वल रिएक्ट नहीं कर रहे, देखो मोल्स यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो मोल्स की टर्म में हम नहीं चलेंगे, हम चलेंगे इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। इसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, इसके भी बनेंगे कितने, 2, और इसके भी कितने बनेंगे, 2। समझ में आया सबको। सारे रिएक्शन में एक चीज कॉमन रहती है, उसका नाम है इक्विवेलेंट, इसीलिए तो उसको नाम दिया इक्विवेलेंट, सबके लिए इक्वल। बोलो क्लियर है सबको। नंबर इक्विवेलेंट का कंसेप्ट क्लियर है सबको। इक्विवेलेंट क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। देखो
इक्विवेलेंट होता है नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन फैक्टर। अब मैं बता रहा हूं आपको एक चीज, देखो इसको हम थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, इसको इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे हम। इक्विवेलेंट होता है नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन फैक्टर। किसी भी रिएक्शन के लिए अगर इक्विवेलेंट निकालना है तो हमें उसके नंबर ऑफ मोल्स पता होने चाहिए और उसके एन फैक्टर तो हमें निकालना आता है। अब देखो मोलैरिटी आपको पता होगी बच्चों, याद रखना, फॉर्मूला बता रहा हूं। मोलैरिटी क्या होती है जल्दी बताओ। आप बोलोगे सर नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोल्स पर लीटर। यार कुछ याद आ रहा है, अगर नहीं भी याद आ रहा तो याद रख लो इस चीज को, मैं पढ़ाऊंगा सॉल्यूशन चैप्टर में। मोलैरिटी होती है सर नंबर ऑफ मोल्स इनटू डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब आप क्या करो, आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स क्या है, बताओ जल्दी। आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स को मैं अगर लिखूं तो लिख सकता हूं नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। बोलो क्लियर है सबको? क्या मैं इसको लिख सकता हूं, हाँ या ना, बताओ जल्दी, हाँ या ना? तो नंबर ऑफ मोल्स में लिख सकता हूं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। बोलो यार क्लियर है? दिस इज योर मोलैरिटी। यहां तक की बातें क्लियर है? जल्दी बताओ, यहां तक की बातें सबको क्लियर है? मैंने किस तरह से लिखा, मैंने नंबर ऑफ मोल्स को इक्विवेलेंट के टर्म में लिखा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन एन फैक्टर। अब मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर। ये वाला फॉर्मूला समझ में आया कैसे आया? समझ में आया नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? कोऑर्डिनेशन में जिन्होंने भी मुझे डाउट भेजे थे, याद रखना ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, सबके इक्विवेलेंट रिएक्ट हो गए इक्वल, ये मिली इक्विवेलेंट हो गया। अगर सुनो अच्छे से, अगर वॉल्यूम ml में होना बच्चों तो ये हमारा होगा मिली इक्विवेलेंट। मिली इक्विवेलेंट, हमें मोलैरिटी गिवन होगी, वॉल्यूम गिवन होगा, एन फैक्टर निकालना आता है, हम मिली इक्विवेलेंट निकाल देंगे। समझ में आया सबको? पहले बताओ ये फॉर्मूला समझ में आया? इसके प्रॉब्लम में डिस्कस करूंगा, डोंट वरी। फॉर्मूला समझ में आया सबको? जल्दी बताओ। देखो मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं अच्छे से, देखो सबको यार फॉर्मूला तो समझ में आया ना किस तरह से लिखा मैंने? कोई नहीं, बस ये थोड़ा सा कन्वर्जन था इसमें, नीचे कन्वर्जन किया हमने। कैसे कन्वर्जन किया सर? सो मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। सो नंबर ऑफ, आपको ये भी पता होगा कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, इधर इसको इधर लेके आ जाओ, इस टर्म को इधर लेके आ जाओ, इस टर्म को इधर लेके आ जाओ, तो क्या आ जाएगा? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर। अब काम की चीज सुनो अच्छे से, देखो फॉर्मूले बहुत काम की चीज है और कोई दिक्कत नहीं, मैं इनके प्रॉब्लम्स ले लूंगा। आई डोंट थिंक कि आपके एग्जाम में ऐसे प्रॉब्लम आएंगे, लेकिन कोऑर्डिनेशन में आ चुके हैं तो मैं लेना जरूरी समझूंगा, डोंट वरी, ठीक है ना? देखना बहुत अच्छे से सुनो अभी अच्छे से। देखो आपने पढ़ा होगा कि सर, अभी ये बात भी समझो, नॉर्मेलिटी जो होती है ना बच्चों, याद रखना इस चीज को। अभी आपने पढ़ा सर मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो हमने पढ़ा सर नंबर ऑफ मोल्स होते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर इनटू ये वॉल्यूम आपका एज इट इज। तो आप लिख सकते हो सर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आपका क्या होगा? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर। ये होगा ये किसके टर्म्स में है बताओ? मोलैरिटी के टर्म्स में। लेकिन नॉर्मेलिटी जो आपकी होती है ना बच्चों, इसको याद रखना, फॉर्मूला पढ़ाऊंगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम। बोलो क्या होती है? नॉर्मेलिटी होती है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम। बोलो क्लियर है सबको? बोलो क्लियर है? तो क्या मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम? हाँ या ना मैसेज करो। लिख सकता हूं इस तरह से, मैं बस फॉर्मूले किस तरह से आ रहे हैं वो बता रहा हूं। इसको ऐसे लिख सकता हूं, मैसेज करो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आपका होता है नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम। अब मैं क्या कर सकता हूं, हमें इक्विवेलेंट पता है, इक्विवेलेंट क्या होते हैं बताओ? इक्विवेलेंट होते हैं सर नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन फैक्टर। अरे भाई क्लियर है? बोलो यार, इक्विवेलेंट होते हैं नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन फैक्टर इंटू एन इंटू नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम। बोलो यार ये वाली बात क्लियर है सबको? मुझे बताओ यहां तक की बातें सबको समझ में आई? सारे मैसेज करो कि सर नॉर्मेलिटी से हम इक्विवेलेंट पे पहुंचे और इक्विवेलेंट से हम ये वाले फॉर्मूले पे पहुंचे। अब आगे की बात सुनो, फाइनल बात सुनो। सर एक काम करो ना, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा अरेंज करो। मैंने बोला ठीक है, देखो नंबर ऑफ मोल्स के नीचे में वॉल्यूम लिख देता हूं, तो क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी। तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम क्या है बोलो? मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर इज इक्वल टू
नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला समझ में आया, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू एन इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम। बोलो क्लियर है सबको? मैसेज करके बताओ क्या ये फॉर्मूला क्लियर है? नॉर्मेलिटी और मोलरिटी का बीच का रिलेशन ये वाली चीज। अब सुनो, आपको कौन सी चीजें याद रखनी है? देखो, अब जिनको कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आ रहा होगा और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालो, मतलब किस तरह से देंगे पता है क्या हो? देखो बता रहा हूं आपको, वो क्या करेंगे, ऐसे कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे देंगे, ठीक है? इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को मान लो बाहर Cl माइनस है, ये बाहर मान लो Cl माइनस है, लेट अस सपोज बाहर Cl माइनस है, इसके साथ वो AgNO3 की रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है ना? ये तो बहुत सारा होगा, हमें नहीं पता कितना होगा, लेकिन हमें इसकी हमें क्या क्या पता होगा, याद रखना। इसकी हमें मोलरिटी पता होगी, इसका हमें वॉल्यूम पता होगा, और सुनो अच्छे से, और सॉल्ट है तो इसका एन फैक्टर भी हमें पता होगा। अरे समझे? अरे सॉल्ट है ना यार, प्लस माइनस, तो इसका एन फैक्टर पता होगा, मोलरिटी वॉल्यूम एन फैक्टर पता होगा। यहां से आ जाएंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, यहां से आ जाएंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। समझ में आया सबको? बोलो यार क्लियर है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे देंगे, हमें इसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पता है, तो जितने इसके इक्विवेलेंट होंगे उतने ही किसके होंगे? बोलो AgNO3 के इक्विवेलेंट होंगे, और उतना ही क्या बनेगा? उतना ही हमारे पास AgCl का पीपीटी बनेगा। समझ में आया सबको? मैसेज करो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल बनते हैं, तो याद रखना इसके निकाल लो इक्विवेलेंट, आपको इसके भी मिल जाएंगे और इसके भी मिल जाएंगे। बोलो अभी क्लियर है सबको? मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर। वैसे एग्जांपल ले लूंगा मैं, डोंट वरी, ठीक है ना? वैसे इसको होल्ड करके रखो। चलो ये वाली चीज सबको क्लियर है आई थिंक। इक्विवेलेंट के मैंने 3 फॉर्मूले बताए, एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है। जब मैं प्रॉब्लम करवाऊंगा ना क्वेश्चन आंसर सीरीज, तब और मजा आएगा आपको। देखो मैं बता रहा हूँ, इक्विवेलेंट होता है आपका, सबसे पहली बात नॉर्मेलिटी आपकी होती है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये वाला एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। मोलरिटी आपको पता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आपको पता है क्या? मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर, और आखिरी वाला मैंने बताया था मोलरिटी वॉल्यूम और नॉर्मेलिटी का रिलेशन, तो मोलरिटी इंटू इंटू एन फैक्टर आपका क्या आएगा? नॉर्मेलिटी आएंगे। ये 4 फॉर्मूले याद रख लो, हो जाएंगे सबके याद? 1 2 3 4, बोलो जल्दी, क्लियर है सबको? अब आइए काम की चीज पढ़ते हैं। बहुत ही ज्यादा अच्छे से ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है ना? देखो काम की चीज क्या है बच्चों, तो काम की चीज ये है कि सर बहुत होगा, ये बहुत बोर होता है पता है ऐसी चीजों से सर, ठीक है? हम थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। मान लो मेरे पास KMnO4 है, भाई अच्छे से सुन लो, KMnO4 से बोलूंगा K प्लस MnO4 माइनस, मान लो MnO4 माइनस है। जब हम इसकी रिएक्शन, भाई अच्छे से सुनो, 3 चीजें बता रहा हूं, या तो बेसिक मीडियम हो, या तो या तो एसिडिक मीडियम हो, या तो न्यूट्रल मीडियम, या फिर मैं यहाँ पे बोलता हूँ स्ट्रॉन्ग बेसिक, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, और ये न्यूट्रल होता है न्यूट्रल, या फिर मैं इसको बोलूंगा नॉर्मल वीक बेसिक, ठीक है ना? या तो बेसिक लिख दे या तो न्यूट्रल लिख दे, दोनों का मीनिंग सेम है, ठीक है ना? और स्ट्रॉन्ग बेस वहां पे मेंशन करके देगा एग्जामिनर। जनरली स्ट्रॉन्ग बेस की कंडीशन आप यूज नहीं करते जनरली, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आप स्ट्रॉन्ग बेस में क्या बनेगा वो याद रखना, स्ट्रॉन्ग बेस। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इसको देखो बी, आपको पहले भी पता है BAN, बेसिक, एसिडिक और न्यूट्रल। अगर MnO4 माइनस की रिएक्शन में इन मीडियम में करता हूं, एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, न्यूट्रल मीडियम, तो याद रखना इनका एन फैक्टर जो होगा ना वो किससे चेंज होगा? 153। मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, बांग्लादेश ने 153 रन बनाए, मतलब 153 रन बनाए, ये ट्रिक आपको याद रखना है। इसका मतलब क्या है सर, आप कुछ भी क्रिकेट मैच का पढ़ा रहे हो? नहीं रहे, सुनो, ये ट्रिक बहुत अच्छी है, इसको याद रखने का तरीका आपको अच्छे से पता होगा। देखो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +7 है, हाँ या ना? अब एक से देखो एन फैक्टर को 1 से चेंज करो तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी 1 से चेंज हो गया आपके बच्चों, तो यहाँ पे जो Mn होगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएंगी +6।
यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आप पास से चेंज कर दो, पास से नहीं, सॉरी क्या बताना था, आप पास से चेंज कर दो तो यहाँ पे Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट आपके आ जाएगी +2, सिंपल, ज्यादा ये नहीं कर रहा मैं। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 3 से चेंज कर दो तो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी +4। समझ में आया सबको? पहली बात बोलो जल्दी, सबसे पहली बात आपको ट्रिक समझ में आई? 153, बोलो क्लियर है सबको? आपको किस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करनी, बहुत आसान इसमें बताया मैंने कि अगर स्ट्रांग बेसिक हो, स्ट्रांगली बेसिक हो तो यहाँ पे जो बनेगा ना ये वाली चीज बनेगी MnO4 -2, ठीक है ना, ये वाली चीज। अब MnO4 -2 अगर आपने देखा तो इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है Mn की +6, और इसका कलर होता है ग्रीन कलर। इसका कलर कौन सा होता है बताओ? ग्रीन कलर। बोलो सबसे पहली बात स्ट्रॉन्ग बेस में आपको समझ में आया क्या बनेगा? स्ट्रॉन्ग बेस में B4 बेसिक, स्ट्रॉन्ग बेसिक 153, तो सर 1 से चेंज होगा तो +6 से जाएगा +7 से जाएगा +6 में। बोलो पहले वाला क्लियर है सबको? अब MnO2 है तो बोलो +2 है तो बोलो कितना होगा आगे, कितने ऑक्सीजन जोड़ू? सर 1 ऑक्सीजन जोड़ दो MnO, और इसका कलर होगा बच्चों ब्राउन, सॉरी इसका कलर कौन सा होगा बताओ जल्दी? लाइट पिंक, लाइट पिंक कलर। Mn+2 का कलर होता है नाइट पिंक, उसके बाद Mn+6 का कलर होता है ग्रीन, और MnO4 मतलब क्या? MnO2, ठीक है ना, MnO2, और MnO2 का कलर होता है ब्राउन। ठीक है, हो गया सबको क्लियर? ये वाली चीजें आपको याद रखनी है, कुछ भी एग्जामिनर दे दे आपको, देखो अच्छे से बता रहा हूं। बेसिक में +6 से +7 से +6 1 का चेंज आएगा, एसिडिक में 4-5 का चेंज आएगा, तो क्या है ये? सुनो एसिडिक में क्या आएगा, सुनो जल्दी से। हाँ आप पता नहीं, आप याद रखो आपकी मर्जी से, क्या कुछ भी। हाँ कलर की आप देखना यार, कलर की आप कैसे भी ट्रिक याद रख लो। सुनो अच्छे से, अगर मैं +7 में देखो एक एक रिएक्शन को आप खुद बताओ क्या बनेगा क्या नहीं। KMnO4 देखो यार बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं और अभी आने वाले, अभी तक रेडॉक्स में इस पॉइंट से क्वेश्चन नहीं पूछा, तो यहाँ से इस बार क्वेश्चन आने के चांसेस है। वो क्या करेंगे देखो मैं बता दे रहा हूँ, वो क्या करेंगे बच्चों याद रखना बहुत अच्छे से। MnO4 दे देंगे, KMnO4 जो कि पिंक कलर का होता है, याद रखना। वो पूछेंगे आपसे कि हमने इसकी रिएक्शन की एसिडिक मीडियम में, तो आप सोचोगे BAN सर बांग्लादेश, ARI तो सर 153, तो 5 से चेंज होगा, तो +7 से किस में जाएगा? +2 में, दैट इज MnO। समझ में आया सबको? और इसका जो कलर होगा वो कैसा होगा जल्दी बोलो? ब्राउन कलर। मैसेज करके बताओ, आपको सारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएंगी इस तरह के। मैसेज करो ये वाली रिएक्शन कंप्लीट हो जाएंगी आपकी, मैसेज करो इस तरह के रिएक्शन। KMnO4 की रिएक्शन समझ में आई? मान लो अब मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस, सॉरी न्यूट्रल या बेसिक, नॉर्मल बेसिक लिख देता हूं। बेसिक, बेसिक का मतलब होता है अपना न्यूट्रल, ठीक है ना, और स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब, देखो न्यूट्रल और बेसिक को मैंने सेम कंसीडर किया, याद रखने का तरीका सुनो अच्छे से। तो आप बोलोगे सर बान मतलब BAN, सर 150, सर 3 से चेंज कर दो तो +4 आ जाएगा, मतलब MnO2। बोलो यार न्यूट्रल के लिए समझ में, न्यूट्रल या वीक बेस समझ में आया सबको? मैसेज करो जल्दी से, क्या आपको ये वाली चीजें समझ में? इसका कलर आपको बोला मैंने कौन सा कलर होता है इसका, इसका होता है ब्राउन कलर। ओ इसका होता है ब्राउन कलर, और इसके पहले जो देखा था उसका पिंक कलर था, ठीक है ना, वो आप करेक्शन कर लेना, मैंने बता रखा है। MnO2 का ब्राउन कलर होता है, और इसके पहले हमने Mn+2 देखा ना, उसका पिंक होता है, ठीक है ना, ये आप करेक्शन कर लेना। Mn+2 का इसका होता है पिंक कलर, मतलब इस वाले अन्य इसके पहले वाले एग्जांपल में मैंने वहां पे ब्राउन बोल दिया होगा तो वो पिंक है, ठीक है। बोलो यार KMnO4 की सारी रिएक्शन हो जाएंगी, मतलब अभी बहुत रिएक्शन बाकी है KMnO4 की, लेकिन क्या अभी हो जाएगा सबको, जितना बड़ा है उतना। ये चीजें समझ में आई? लेकिन अब इंटरेस्टिंग बात, सर K2Cr2O7 का क्या करें? तो कुछ नहीं करना आपको। K2Cr2O7 को अगर आपने एसिडिक मीडियम में भी यूज किया, बेसिक मीडियम में भी यूज किया, यहाँ पे एक Cr+3 बनेगा, बाकी कुछ नहीं, समझे? ये चीज याद रख लो, क्रोमियम +3 में चला जाएगा, चाहे आप एसिडिक मीडियम यूज करो, बेसिक मीडियम यूज करो,
कोई फर्क नहीं पड़ता, +3 बनेगा। मैसेज करके बताओ, यहां तक की बातें क्लियर है? जल्दी बताओ। अभी देखो पी ब्लॉक हम पढ़ रहे हैं, अभी शाम को हमारी अभी 2 दिन से पी ब्लॉक स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। पी ब्लॉक में मैंने आपको बहुत सारी चीज पढ़ा दी, ऑक्सी एसिड हमने अच्छे से पढ़े। अब मुझे एक बात बताओ, अब आपका फायदा देखो, रेडॉक्स और पी ब्लॉक कैसे एक दूसरे से लिंक है आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। देखो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे बहुत खतरनाक चीज। मान लो मेरे पास कोई भी आइट है, सल्फाइट वगैरह, ठीक है ना, समझ में आया भी सल्फाइट, और इसकी रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ करवा दूं, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फॉर एग्जांपल कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सपोज Cr2O7 है, ठीक है ना। आइड बोले तो मान लो मैं सल्फाइट ले लेता हूँ, SO3 2-। अब इसकी रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग के साथ करवा दूं तो आपके पास बनेगा सल्फेट, समझे, दैट इज 8 बनेगा, SO4 2-। समझ में आया सबको? कोई भी आइड दिख गया आपको, हाइपोक्लोराइड कुछ भी आइड दिख गया, वो किस में चला जाएगा, 8 में चला जाएगा, अगर हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया। बोलो यार क्लियर हो रहा है सबको? फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल बता देता हूं मैं, अरे मजा आ जाएगा आपको। HClO2 सर क्लोरस है, क्लोरस सर, इसमें से ये निकालो, क्लोराइड बन गया सर। अरे समझ में आया ना, मैंने बोला था अस एसिड से क्या बनेगा, आइड बनेगा, समझे। अब इसकी रिएक्शन में कर दूं KMnO4 के साथ, तो बताओ KMnO4 के साथ रिएक्ट करने के बाद, यार आप खुद से बताओ, थोड़ा सा सोचो, मैं आपको सीधा बता देता हूं आपको किस तरह से रिएक्शन कंप्लीट करनी है, जो कि सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है सब बच्चों के लिए, लेकिन आपके लिए नहीं। अगर मैं एक बार बता दूं ना तो आप खुश हो जाओगे। देखो HClO3 है, चलो ये वाला, ये कौन सा है बोलो, ये सॉरी HClO2 ले लेता हूं मैं, क्योंकि हमें HClO2 है, और इसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ कर दी भाई, सुनना अच्छे से, इसकी रिएक्शन मैंने कर दी KMnO4 के साथ। तो सबसे पहले क्वेश्चन, आपका एसिड है भाई, ये एसिड है, समझ में आया सबको? अरे ऑक्सी एसिड है ना, अरे हाँ या ना बताओ जल्दी, अरे हाँ या ना। तो एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडेशन स्टेट किससे चेंज होगी, KMnO4 की, बताओ जल्दी से। KMnO4 एसिडिक मीडियम में किस में जाएगा, 1 पास से चेंज होगा, तो पास से बोले तो सर ये आपका चला जाएगा किस में, MnO2 में, +4 में चला जाएगा सर, +7 से, सॉरी +2 में चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा MnO में चला जाएगा, दैट इज +2। और इसका कलर कौन सा होगा आपको अभी बताया मैंने, इसका पिंक कलर होगा। कौन सा कलर, लाइट पिंक कलर होगा, बहुत अच्छे। ये तो सर एसिड मीडियम में थी, लेकिन अभी मैंने एक और चीज बताई, अभी इसको अच्छे से देखो भाई, बहुत अच्छे से देखो इसको, इस वाले चीज को देखो, ये तो आपको आ गया, लेकिन सर अभी आपने बताया सर ये तो आपका कौन सा है, जल्दी बताओ, ये आपका कौन है, ClO2 माइनस है, मतलब क्लोराइड है, पता है ना यार, क्लोरेट नहीं है, क्लोराइड है। तो क्लोराइड किस में चला जाएगा, जल्दी बताओ, क्लोराइड किस में चला जाएगा, क्लोरेट में, तो HClO3, समझे क्या, मैसेज करके बताओ अभी, क्लोराइड क्लोरेट में चला जाएगा। अरे मजा आया, समझे क्या, बताओ जल्दी। हाउ टू कंप्लीट द रिएक्शन, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं दुनिया भर के, इसके लिए ऑक्सी एसिड आपको अच्छे से पता होना चाहिए, जो कि मैं बता चुका हूं। या फिर मैं सिंपल इसमें बताऊं, या आइड बीट छोड़ो, अरे आइड बीट छोड़ दो, एक और बात, ये भी तो सही है ना सर, अस एसिड चला जाएगा एक एसिड में, समझे अभी क्लियर, बोलो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ अगर मैंने रिएक्शन की, मैं साथ पहले बता देता हूं, उसके बाद हम रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है ना बच्चों, आइए पढ़ते, पहले मैं बता देता हूं, ठीक है, पहले मैं बता देता हूं। हमने अगर अस की रिएक्शन की, अस एसिड की, तो वो चला जाएगा एक एसिड में, अस चला जाएगा एक एसिड में। दूसरी चीज, अगर आयन रहा कोई, आइट आयन रहा, आइट आयन चला जाएगा किसमें, 8 आयन में। क्या आप क्लियर हो गया सबको, हमने अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया तो, अब क्लियर है सबको, बताओ जल्दी से। अब मैं ले लेता हूं एग्जाम्पल, एग्जाम्पल तो देखो क्या ही मजा आ जाएगा आपको। देखो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, मान लो मेरे पास H2SO3 है और मेरे पास K2Cr2O7। अरे आप सोचो यार, दिमाग खराब हो जाएगा किसी का, आप सोच भी नहीं सकते आपने क्या पढ़ लिया है, मतलब 4 मार्क्स तो पक्के हो गए, ऐसे समझ लो। अगर आपको रेडॉक्स आ गए तो कोई भी रिएक्शन आपकी आधी तो सॉल्व हो जाएंगी। अब बताओ यार, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है सर एसिडिक हो या बेसिक हो, Cr जाएगा +3 में, समझे या नहीं समझे,
Cr आपका +3 में जाएगा, यानी कि देखो एग्जामिनर क्या करेगा, Cr आपका +3 में जाएगा, मान लो इसके साथ HCl दे देगा वो, तो आपको क्या करना है भाई, इस Cl माइनस को क्या करना है, इसके साथ 3 क्लोरीन लगा देना है। समझ में आया, CrCl3 सबसे पहला आपको समझ में आया, +3 में चला गया, बात खत्म। बोलो यार इसके साइड को आप कुछ भी लगा सकते हो, मान लो यहाँ पे HCl दे दिया तो Cl माइनस लगा देंगे। मैसेज करो, क्लियर है सबको यहाँ तक की बातें, हाँ या ना, बताओ जल्दी, बताओ जल्दी। क्रोमियम +3 में चला गया, मैसेज करके बताओ जल्दी, क्रोमियम +3 में कैसे गया, समझ में आया आपको? अरे बताओ जल्दी से, क्रोमियम +3 में कैसे गया, समझ में आया सबको? दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सर सर ये सल्फ्यूरस एसिड है, अस एसिड है, अरे अस एसिड है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना K2Cr2O7, आपने मैंने पढ़ाया था, +7 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो अस चला जाएगा H2SO4 में, इक में, समझे या नहीं समझे? सल्फ्यूरिक बनेगा सल्फरस से। बोलो यार रिएक्शन कंप्लीट हो जाएंगी बच्चों आपकी, मैसेज करके बताओ, आप रिएक्शन कंप्लीट कर दोगे खुद से? सबको समझ में तो आ रहा है ना मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, जल्दी बताओ, सबको समझ में तो आ रहा है ना मैं किस तरह की चीजें पढ़ा रहा हूँ? दूसरी बात, ये वाली चीजें आपको याद रखनी, मान लो मेरे पास कॉपर प्लस है और मैंने इसकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से यूज किया, तो ये दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा, कॉपर +2 में चला जाएगा। अगर आयरन है +2 में, तो अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया तो याद रखना आयरन चला जाएगा आपका +3 में। ये थोड़ी थोड़ी चीजें आपको याद रखनी है। अगर सेरियम +2 है तो याद रखना सेरियम को अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट कर दूं तो सेरियम चला जाएगा +4 में। समझ में आया? और आखिरी वाला जहां से क्वेश्चन भी आते हैं, एसएन अगर +2 में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट की जाए तो एसएन चला जाएगा +4 में। आपको ये 4 बातें याद रखनी है, 1 2 3 4, चाहे बीच में कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे दे, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे दे, आपको पता है क्या करना है। ठीक है, समझे या नहीं समझे, बताओ जल्दी, समझ में आया सबको, बताओ जल्दी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेशन होने के बाद क्या बनेगा, मैसेज करके बताओ, क्लियरली बताओ एकदम, सबको समझ में आ रहा है, बताओ हाँ या ना। अभी तक जितना भी पढ़ा है मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, सबको समझ में आया क्या? क्लियरली बताओ, मेरी आवाज तो क्लियर है ना? हम्म। एक और चीज, एक आखिरी चीज बता रहा हूं मैं, देखो मैंने जो भी बताया किसका ऑक्सीडेशन होने पे क्या बनेगा, आपके एग्जाम में इसके अलावा एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आ सकता, आ ही नहीं सकता। मैं क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा अभी, आपको भी मजा आ जाएगा। अब देखो I- अगर हो, इसको भी याद रख लेना, ये आखिरी वाला केस जो कि आपको याद रखना है। I- जो है ना, इसको अगर मैं एसिड के साथ ट्रीट करूं तो क्या बनेगा, बेस के साथ ट्रीट करूं तो क्या बनेगा, अगर एसिड के साथ ट्रीट करूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, तो 0 से -2 से चला जाएगा 0 में। समझ में आया सबको? -1 से 0 में चला जाएगा एसिडिक कंडीशन में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर यूज करूं एसिडिक केस में तो -1 से चला जाएगा 0। याद रखना अगर मैं बेसिक यूज करूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करूं तो यहाँ पे बन जाएगा IO3-, यानी कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएंगी, बताओ जल्दी, +5। ये दो एग्जाम्पल आपको याद रखने, ये वाला आयोडीन का खास एग्जाम्पल, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि आयोडीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ एसिडिक मीडियम में क्या बनाएगा। आयोडीन मतलब एक डेमो दे दो आपको, डेमो डेमो दे दूं, सुनो यार, आप खुश हो जाओगे, आप बताओगे सर इतने टफ क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो रहे कैसे, ऐसे हो जाएंगे। देखो क्या है आपका पोटेशियम आयोडाइड, मजा ही आ जाएगा आपको। पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन मैंने कर दी K2Cr2O7, यहाँ पे यूज किया भाई, खतरनाक चीज बता रहा हूं मैं, आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ पे मैंने HCl ऐड किया, तो सबसे पहली बात, सबसे पहली बात ये I- है सर, सर I- की रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ एसिडिक मीडियम में तो क्या बनेगा, I2 बनेगा। चलो ये बात समझ में आया सर। अरे क्रोमियम किस में चला जाएगा एसिडिक मीडियम में, क्रोमियम +3 में, ये भी बात क्लियर है सर, समझे क्या? अरे समझे सबको, समझ में आया सबको मैं क्या बता रहा हूं, कितनी खतरनाक चीजें, बोलो क्लियर है सबको, मैसेज करके बताओ। ये वाले प्रोडक्ट आपको आना चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 2, अब मैं इधर बेस ले लेता हूं, मजा तब आएगा जब मैं इधर बेस ले लूंगा। लो फिर बेस,
लो फिर बेस KOH। अरे सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट I माइनस बेस सर IO3 माइनस बनेगा। अरे IO3 माइनस को बैलेंस करने के लिए K आ जाएगा आपका KIO3। अरे मजा आ गया सर, समझे क्या? अभी ये क्यों बन रहा था, आपने लाइफ टाइम पढ़ा होगा KIO3 क्यों बन रहा था, समझ में आया सबको अभी? और इधर बन जाएगा आपका Cr+3 में। दिस इज द रिएक्शन दैट यू हैव टू कंप्लीट। आपको प्रोडक्ट बनाना आ जाएगा। अब मैसेज करके बताओ क्या इस तरह के रिएक्शन आप सॉल्व कर दोगे? और अच्छा, क्योंकि हवा टाइट हो जाती है, ऐसे बोला जाता ना, ऐसे क्वेश्चन सुन के कभी हाई। अब तुम सोचो यार, आप ज्यादा से ज्यादा क्या सोच सकते हो इसमें? कोई भी ये प्रोडक्ट प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकता। आप कितने भी ट्रिक लगा दो। आप बताओ यहां से ट्रिक लगा के हाँ एक्सप्लेन कर दो अगेन। चलो कोई बात नहीं, कौन सा वाला एग्जांपल एक्सप्लेन करूं, ये वाला या पहले वाला? ये वाला या पहले वाला? दोनों भी? ये वाला ठीक है। देखो हमारे पास क्या आई था, उसके बाद KMnO4 लिख देता हूं मैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट बना देता हूं। सेम है, दोनों भी आपको समझ में आ जाए H2SO4। सबसे पहली बात, यहाँ पे I माइनस है, I माइनस है, देखो मैंने बोला था I माइनस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एसिडिक मीडियम क्या बनेगा? I2 बनेगा। समझ में आया सबको? तो देखो एसिडिक मीडियम है, समझ में आया? अभी बोलो जल्दी, अब समझ में आया मैं क्या बता रहा हूं? तो ये वाला देखो पहले, उसके बाद दूसरा वाला ले लेता हूं। देखो बहुत अच्छे से देखो सर, क्या आई चला जाएगा आयोडीन में, ये गैस बाहर निकल जाएगी, प्लस गैस नहीं ये सॉलिड है, आयोडीन बन जाएगा जो कि पर्पल कलर का होता है, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना? सर KMnO4 एसिडिक मीडियम क्या बनेगा रे? बांग्लादेश। सर +5, तो यहां पे आ जाएगा आपका MnO2, मतलब समझ में आया ना, +2 बचेगा, MnO2 जो कि पिंक कलर का होता है, प्लस अब आप बताओ, खुद से बताओ रे, ये इतना तो बनेगा, समझ में आया? ये मेन प्रोडक्ट हो गया आपके, समझ में आया? MnO2 और I2, ये तो सबको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पे K2Cr ये वाला ना, ये बताना था ना, बेसिक वाला बताना था ना, बेसिक वाला। सर मान लो K2Cr2O7 है वापस से, और यहाँ पे बेसिक मीडियम में OH माइनस का सोर्स होगा। तो आपको मैंने बताया भाई, इसका तो Cr+3 बनेगा। आप K2Cr2 का कुछ भी कर लो, क्या बनेगा? Cr+3, एसिडिक हो या बेसिक हो। लेकिन याद रखना I माइनस, अरे सर I माइनस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो गलत